नमस्कार दोस्तों, संस्कार स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? पिछली क्लास में पढ़ा था हमने आवर्तन और स्तर तक। ठीक है, देखा था कि कौन कौन से जो मूलभूत श्रेणियां हैं उनके आवर्तन होते हैं और कौन कौन सी जो मूलभूत श्रेणियां हैं उनके स्तर होते हैं, कौन सी मूलभूत श्रेणियों के आवर्तन नहीं होते हैं। ठीक है, देखो आवर्तन की बात करें तो पी, एम और ई इनके क्या होते हैं? आवर्तन होते हैं। और एस और टी के आवर्तन नहीं होते। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है कि एस और जो टी पक्ष है स्पेस और टाइम आइसोलेट, उसके कभी भी आवर्तन नहीं होते। फिर बात करते हैं स्तर की। स्तर किसके होते हैं? पी के होते हैं, एम के होते हैं, एस और टी के होते हैं। ठीक है, ई पक्ष के कभी भी स्तर नहीं होते। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब जो आज की हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम बात करते हैं फेज रिलेशन की। ठीक है, किसकी बात करते हैं? फेज रिलेशन। फेज रिलेशन, ठीक है। फेज रिलेशन का जो अर्थ है वो क्या होता है? वो होता है दशा संबंध। ठीक है, फेज रिलेशन दशा संबंध। ठीक है, और दशा संबंधों के बारे में सर्वप्रथम किस विद्वान ने बताया था? तो वो बताया था डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने। ठीक है, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हो कि दशा संबंध शब्द का यूज किसने किया या दशा संबंधों के बारे में सर्वप्रथम किस विद्वान ने बताया, तो वो बताया था डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने। अब बात करते हैं कि दशा संबंध क्या, मतलब कि इसकी परिभाषा क्या है फेज रिलेशन की। देखो एग्जाम में कभी भी आज तक परिभाषा नहीं पूछी गई है और ना आएगी। फिर भी जनरल नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि एक मतलब कि अनेक विषयों के मध्य या अनेक मतलब विषयों के पक्षों के मध्य या पक्षों के अनेक एकलों के मध्य जो संबंध दर्शाया जाता है, मतलब विषयों के मध्य अनेक दो या दो से अधिक विषयों के मध्य या एक ही विषय के एक ही पक्षों के मध्य या पक्षों के एकलों के मध्य जो संबंध दर्शाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? फेज रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, परिभाषा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं इसके स्तर और प्रकार। देखो अधिकांश जो स्टूडेंट होते हैं वो स्तर और प्रकार में कंफ्यूज होते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना। देखो एक होता है स्तर, ठीक है, और एक होता है प्रकार। ठीक है, अब बात करते हैं तो स्तर। स्तर तो होते हैं इसके तीन। कितने स्तर होते हैं इसके? स्तर होते हैं तो होते हैं तीन। ठीक है, और प्रकार की बात करें तो 5 भी होते हैं और 6 भी होते हैं। मतलब देखो कॉलर क्लासिफिकेशन का जो 6th रीप्रिंट एडिशन है उसके अनुसार इसके कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। जबकि जो कॉलर क्लासिफिकेशन का जो 7th जो एडिशन है उसके अनुसार इसके कितने प्रकार होते हैं? तो वो होते हैं 6 प्रकार। ठीक है, आगे इसके बारे में प्रकार के बारे में आगे की इसी क्लास में आगे बात करेंगे। अभी बात करते हैं स्तर के बारे में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, स्तर पूछे तो ही 3 बताने हैं, प्रकार पूछे तो आपको 6 बताने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्तर की। देखो स्तर होते हैं, इसके 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो पहला स्तर होता है वो होता है अंतः विषय दशा संबंध। क्या होता है? अंतः विषय दशा संबंध। अंतः विषय दशा संबंध। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन। ठीक है, इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन। ठीक है, दूसरा होता है वो होता है अंतः पक्ष दशा संबंध। अंतः पक्ष दशा संबंध है जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंटर एराई फेज रिलेशन। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो इसका स्तर होता है उसका नाम होता है अंतः पंक्ति। अंतः पंक्ति दशा संबंध। ठीक है, अंतः पंक्ति दशा संबंध। अंतः पंक्ति दशा संबंध को जो इंग्लिश में क्या बोला जाता है? वो जाता है इंटर एराई फेज रिलेशन। देखो आपको हिंदी में भी पूछ सकता है और इंग्लिश में भी। ठीक है, इसका याद है तो विषय, तो इसका विषय है, विषय को इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट, तो इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन। पक्ष को इंग्लिश में बोलते हैं फेसेट, तो इसका हो जाएगा इंटर फेसेट फेज रिलेशन। और पंक्ति को बोलते हैं एराई, तो इंटर एराई फेज रिलेशन। ठीक है, अब एग्जाम में क्या है कि जो ये तीनों स्तर हैं इनकी परिभाषाएं बहुत ज्यादा पूछी जाती है। देखो दशा संबंध की परिभाषा कभी भी एग्जाम में नहीं आएगी। एग्जाम में आएगी तो अंत विषय दशा संबंध। एग्जाम में जो है एग्जामिनर आपको क्वेश्चन के अंदर परिभाषा दे देगा, बोल देगा कि मतलब 2 विषयों के मध्य संबंध दर्शाना किस स्तर के अंदर आता है, तो वहां पर ऑप्शन मिलेगा अंतः विषय दशा संबंध, अंतः पक्ष दशा संबंध, अंतः पंक्ति दशा संबंध। इसी प्रकार उनमें एक चौथा ऑप्शन मिल जाएगा नोट। ठीक है, कि इनमें से कोई नहीं। तो मतलब देखो 2 विषयों के मध्य संबंध दर्शाते तो अंतः विषय दशा संबंध कहलाता है। देखो
पहली बात करते हैं हम इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन की, ठीक है। इसकी परिभाषा में बात करते हैं और क्या है या क्या नहीं है। अब देखो अंत है विषय दशा, इंग्लिश में बोलते हैं इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन, ठीक है। इसका मतलब कि देखो परिभाषा है दो विषयों के मध्य संबंध दर्शाना, दो विषयों के मध्य संबंध दर्शाना ही क्या होता है, दो विषयों के मध्य संबंध दर्शाना ही क्या है, अंतः विषय दशा संबंध है, ठीक है। अब बात करते हुए एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल जब इसके प्रकार पढ़ेंगे तो हम सभी के एग्जाम्पल पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ आपको। जैसे जनरल, देखो जनरल रिलेशन बिटवीन कर लो आप, जैसे इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, कुछ भी कोई भी मेन क्लास ले लो, दो मुख्य वर्ग मान लो कि इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो देखो ये इंजीनियरिंग है, ये अलग मेन क्लास है, टेक्नोलॉजी अलग मेन, देखो टेक्नोलॉजी है वो एफ मेन क्लास के अंतर्गत आता है, और इंजीनियरिंग है वो कॉलन क्लासिफिकेशन के डी मेन क्लास में आता है। तो मतलब परिभाषा में आपको याद रखना है कि दो विषयों या दो मुख्य, यहाँ पर मुख्य वर्ग भी आ सकते हैं, दो मुख्य वर्गों के मध्य, ठीक है। दो विषयों या दो मुख्य वर्गों के मध्य संबंधों के बारे में बताना ही क्या कहलाता है, अंतर विषय दशा संबंध कहलाता है, ठीक है। इसके बाद देखो हम बात करते हैं अंतः पक्ष दशा संबंध की बात करते हैं, ठीक है। यह है अंतः पक्ष दशा संबंध, ठीक है। दूसरा देखो इसका दूसरा स्तर आ रहा है अंतः पक्ष दशा संबंध। अंतः पक्ष दशा संबंध देखो इसकी परिभाषा होती है किसी एक ही मुख्य वर्ग के एक ही पक्ष के दो एकलों के मध्य संबंध दर्शाना। देखो इंपॉर्टेंट है, इसकी परिभाषा सर्वाधिक एग्जाम में इसी की परिभाषा आती है, एक तो अंतर पक्ष की आती है और एक अंतर पक्ति की, क्योंकि अंतर विषय दशा संबंध की परिभाषा कभी भी नहीं है, क्योंकि उसमें आसानी से पता चल जाता है, क्योंकि उसमें दो विषयों के मध्य संबंध दर्शाना, दो मुख्य वर्गों के मध्य संबंध दर्शाना, तो वो क्या कहलाता है, अंतर विषय, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर आएगी तो आएगी या तो अंतर पक्ष की आएगी या अंतर पंक्ति की, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आपको कि किसी मुख्य वर्ग से मेरा मतलब है किसी मेन क्लास से किसी मुख्य वर्ग के एक ही पक्ष के दो एकलों के मध्य संबंध दर्शाना। किसी एक ही मुख्य वर्ग के एक ही पक्ष के दो एकलों के मध्य संबंध दर्शाना क्या कहलाता है, अंतः पक्ष दशा संबंध, ठीक है। इसकी परिभाषा इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि एक ही मुख्य वर्ग के एक ही पक्ष के दो एकलों के मध्य जो संबंध दर्शाना वो क्या कहलाता है, अंतः पक्ष दशा संबंध, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंटरफेसेट फेज रिलेशन, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके तीसरे स्तर की। देखो इसका तीसरा स्तर है वो कौन सा हो जाएगा, अंतः पंक्ति दशा संबंध। क्या है, अंतः पंक्ति दशा संबंध, ठीक है, अंतः पंक्ति दशा संबंध। देखो बात करते हैं अंतः पंक्ति दशा संबंध की, तो अंतः पंक्ति दशा संबंध में होता है किसी एक ही मुख्य वर्ग के एक ही पक्ष के दो श्रृंखला एकलों के मध्य संबंध दर्शाना, ठीक है, संबंध दर्शाना क्या कहलाता है, अंतः पंक्ति दशा संबंध, ठीक है। कि अंतः पंक्ति दशा संबंध की परिभाषा देखो, इन दोनों की जो है परिभाषा सर्वाधिक एग्जाम में आती है। अंतर पंक्ति दशा संबंध को बोलते हैं इंटर एराई फेज रिलेशन। देखो अंतर पक्ष को बोलते हैं इंटरफेसेट फेज रिलेशन, और जो अंतः पंक्ति होता है उसको बोलते हैं इंटर एराई फेज रिलेशन। अंतः पंक्ति दशा संबंध उसकी परिभाषा ध्यान रखना है
किसी एक ही मुख्य वर्ग के एक ही पक्ष के, किसी एक ही मुख्य वर्ग के एक ही पक्ष के दो श्रृंखला एकलों के मध्य संबंध दर्शाना क्या कहलाता है? अंतः पंक्ति दशा संबंध। ठीक है, इसके बाद अंतः पक्ष दशा संबंध। अंतः पक्ष दशा संबंध का मतलब किसी एक ही मुख्य वर्ग के एक ही पक्ष के दो एकलों के मध्य जो संबंध होता है वो अंतः पक्ष, और एक ही मुख्य वर्ग के एक ही पक्ष के दो श्रृंखला एकलों के मध्य जो संबंध दर्शाया जाता है वो क्या कहलाता है? अंतः पंक्ति दशा संबंध। ठीक है, अब बात करते हैं देखो इसके प्रकारों की कि दशा संबंधों के प्रकार कितने हैं, या प्रकार जब शुरू हुए तो कितने प्रकारों में इसको बांटा गया था। ठीक है, तो देखो स्तर तो देख लिए हमने, स्तर कितने हैं इसके? 3। और प्रकार की बात करते हैं, प्रकार। ठीक है, दशा संबंधों के प्रकार। अब देखो जो 5th एडिशन था, देखो दशा संबंधों का यूज है वो कॉलन क्लासिफिकेशन के 1st एडिशन से शुरू हो गया था। ठीक है, और जो योजक चिन्ह है उसका, कौन से योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया था? तो वो शून्य का प्रयोग किया गया था। लेकिन जो 5th एडिशन था सीसी का, जो कॉलन क्लासिफिकेशन है उसका जो 5th एडिशन है, वहां से लेकर जो 6th रीप्रिंट एडिशन है, रीप्रिंट एडिशन 5th एडिशन से लेकर के 6th रीप्रिंट एडिशन, 6th रीप्रिंट आया था 1963 में, फिर वो 64वें में रीप्रिंट हुआ, 69वें में रीप्रिंट हुआ। लेकिन मेन याद रखना है कि 5th एडिशन से 6th रीप्रिंट एडिशन है 1963 वाला। ठीक है, 1963 तक कितने फेज रिलेशन थे? 5 प्रकार के फेज रिलेशन थे। कितने प्रकार के फेज रिलेशन थे? 5 प्रकार के फेज रिलेशन थे। योजक चिन्ह के रूप में किस चिन्ह का प्रयोग किया गया था? तो वो किया गया था शून्य का। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। सीसी के 5th एडिशन से 6th रीप्रिंट एडिशन तक 5 प्रकार के दशा संबंध थे। योजक चिन्ह के रूप में किसका प्रयोग किया गया था? शून्य। जो इसका 7th एडिशन है सीसी का, कौन सा एडिशन है? 7th एडिशन। ठीक है, 7th एडिशन है वो कब आया था? वो आया था 1987 के अंदर। ठीक है, और ये 3 व्यक्तियों के द्वारा संपादित किया गया था, नीलमेघन गोपीनाथ और सीताराम थे। लेकिन इसमें मुख्य संपादक कौन थे? एम ए गोपीनाथ, जिसका पूरा नाम मालूर जी गोपीनाथ। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन रिसर्च जो सोसाइटी है उसके सचिव भी रहे हैं, 1983 में जो गठित हुई थी। उसके अध्यक्ष कौन थे? पीएन कोलाजी थे। तो सीसी के 7th एडिशन के अंदर इसके मतलब कि इसके प्रकार कितने हो गए थे? वो हो गए थे 6 प्रकार हो गए थे। इसके कितने प्रकार हो गए थे? 6 प्रकार हो गए थे। और योजक चिन्ह के रूप में कौन सा मतलब चिन्ह जोड़ा गया था? तो वो जोड़ा गया था %। इस ये जो वाला चिन्ह होता है इसको बोलते हैं %। क्या बोलते हैं? %। ठीक है, %। ठीक है, देखो %। एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। एग्जाम में तो सीधे सीधे क्वेश्चन पुटअप होता है कि %। का प्रयोग कौन से संस्करण में किया गया था? तो वो 7th एडिशन में किया गया था। किसके लिए किया गया था? फेज रिलेशन के लिए। ठीक है, अब देखो 5 प्रकार तो ये थे ही। एक नया जो फेज रिलेशन था, नया फेज रिलेशन कौन सा जोड़ा गया था? वो जोड़ा गया था टूल फेज रिलेशन। कौन सा जोड़ा गया था? टूल फेज रिलेशन। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा जो है नया फेज रिलेशन जोड़ा गया था, तो वो जोड़ा गया था टूल फेज रिलेशन। इंपॉर्टेंट है, सभी जो मैंने ये सारे पर्सन बताए हैं क्वेश्चन है वो सभी आने वाले हैं कि सीसी के 5th एडिशन से 6th एडिशन तक कितने फेज रिलेशन थे? 5 प्रकार के फेज रिलेशन थे। अभी देखो ये 6 प्रकार के कौन कौन से, भी उसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो 5th एडिशन से लेकर के 6th रीप्रिंट एडिशन तक मतलब कि कितने प्रकार के फेज रिलेशन थे? तो 5 प्रकार के फेज रिलेशन थे और योजक के रूप में शून्य प्रयोग हुआ था। 7th एडिशन में जो है फेज रिलेशन में किसका प्रयोग हुआ था? योजक चिन्ह के रूप में %। का प्रयोग हुआ था, और टूल फेज रिलेशन एक नया फेज रिलेशन जोड़ा गया था। इस प्रकार 7th एडिशन में कुल देखो 5 तो 6th रीप्रिंट तक थे ही, वर्तमान में नया टूल फेज रिलेशन जोड़ दिया तो कितने हो गए? फेज रिलेशन हो गए 7। ठीक है, और जो योजक चिन्ह के रूप में कौन सा चिन्ह है इसके अंदर? %। है। ठीक है, इसके बाद में देखो हम बात करते हैं इसके मतलब फेज रिलेशनों के चिन्ह क्या है, कौन कौन से फेज रिलेशन है। ठीक है, इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं पूरी टेबल बनाकर। देखो पहला जो है वो है जनरल फेज रिलेशन। ठीक है, जनरल फेज रिलेशन। ठीक है, पहला है जनरल।
दूसरा है बायस, क्या है बायस। तीसरा है कंपेरिजन, ठीक है कंपेरिजन, कंपेरिजन जनरल बायस, कंपेरिजन डिफरेंस, ठीक है डिफरेंस के बाद में आता है टूल फेज रिलेशन, टूल और टूल के बाद है इन्फ्लुएंसिंग, ठीक है इन्फ्लुएंस, ठीक है एक हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गए। देखो ये टूल के अलावा जो ये 5 है ना वो तो थे 6 रिपेरेंट एडिशन तक, बाकी ये जो छठा फेज रिलेशन था वो टूल फेज रिलेशन जो जोड़ा गया था, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं सामान्य, क्या बोलते हैं सामान्य बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ठीक है जनरल बायस कंपैरिजन, ठीक है कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना दशा संबंध, ठीक इसका मतलब होता है भेद दशा संबंध, ठीक है। और बायस का मतलब होता है प्रभाव, ठीक है। और इसके अलावा होता है टूल का मतलब होता है उपकरण दशा संबंध, ठीक है। इसी प्रकार से क्या होता है इन्फ्लुएंसिंग होता है, ठीक है इन्फ्लुएंसिंग का सॉरी यहाँ पर क्या होता है इन्फ्लुएंसिंग का होता है प्रभाव, ठीक है। अब बात करते हैं इनके प्रत्येक मतलब दशा संबंधों के मतलब कि प्रत्येक के लिए कौन कौन से चिन्ह का प्रयोग किया गया था। देखो अंतः विशेष दशा संबंध, पहला है अंतः विषय दशा संबंध, फिर दूसरा होता है अंतः विषय की जगह अंतः पक्ष दशा संबंध, ठीक है अंतः पक्ष दशा संबंध, और तीसरा अंतः पंक्ति दशा संबंध, ठीक है अंतः विषय देखो इनका मतलब कि क्रम से याद रखना है आपको। और बायस है ना, बायस इसका है झुकाव दशा संबंध, क्या है झुकाव, बायस का मतलब है झुकाव दशा संबंध, ठीक है। और इसका जो है क्रम से आपको याद रखना है, इनके चिन्ह भी एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, इसलिए इनका चिन्ह होगा इसका तो होता है ए स्मॉल ए, ठीक है उस इसका होता है बी, इसका होता है सी, इसका होता है डी, इसका होता है देखो ये है डी, इसका होता है ई और इसका होता है जी, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर होते हैं जे, स्मॉल जे है के एम एन पी और ये होता है आर। यहाँ पर होते हैं टी यू वी डब्ल्यू एक्स, एक्स स्मॉल वाला आएगा एक्स और वाई, ठीक है। इस प्रकार से ये क्या होते हैं दशा संबंध होते हैं। ये क्या है पूरी दशा संबंधों की सारणी है। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से होता है, एग्जाम में सीधा इनसे क्वेश्चन पुटअप होता है कि जनरल जो सब्जेक्ट फेज रिलेशन है उसका चिन्ह क्या होगा, ठीक है। इस प्रकार से ये पूरी सारणी है, आपको याद रखनी है स्टूडेंट्स। देखो जनरल का मतलब क्या होता है सामान्य, बायस झुकाव, कंपैरिजन तुलना, डिफरेंस भेद और टूल उपकरण और इन्फ्लुएंसिंग प्रभाव, ठीक है। एक एक फेज रिलेशन के बारे में भी विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखो पहले बात करते हो इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में एक तो सीधा क्वेश्चन पुटअप होता है कि जनरल इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन मतलब सामान्य अंतर विषय दशा संबंध। देखो सामान्य अंतर विषय दशा संबंध के लिए कौन सा योजक चिन्ह यूज होगा तो ए, ठीक है याद रखना है। अब ऐसे पूछ लिया अगला सामान्य अंतः पक्ष दशा संबंध के लिए कौन सा चिन्ह यूज होगा तो जे। अब ऐसे पूछ ले कि सामान्य भेद अंतर विषय दशा संबंध के लिए तो डी, भेद अंतर विषय के लिए। अब पूछ ले कि उपकरण पक्ष दशा संबंध के लिए कौन सा यूज होगा तो पी, ठीक है। आपको ये टेबल पूरी अच्छी तरीके से याद रखनी है, पूरी इसी हिसाब से बनाई जिस प्रकार मैंने बनाई है। देखो जनरल बायस, देखो जी के बाद में बी सी डी तो लगातार रहते हैं, तो बायस कंपैरिजन डिफरेंस, फिर टूल और इन्फ्लुएंसिंग। इन्फ्लुएंसिंग का मतलब प्रभाव होता है, बायस का मतलब होता है झुकाव, ठीक है। इनका जो प्रतीक चिन्ह होता है ए बी सी डी ई, फिर इसके बाद में जी, ठीक है जे के एम एन ओ। देखो ओ क्यों छोड़ रहा है यहाँ पर पी है, ओ का रीजन ये होता है कि ओ में जो है जीरो और ओ में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है, इसी कारण तो जो 7th एडिशन है उसमें M% का प्रयोग करने का कारण भी यही है, क्योंकि कई बार हम जब फेज रिलेशन
बनाते हैं तो उसमें ओ मेन क्लास और जीरो का जो प्रयोग साथ साथ हो जाता है कई बार, तो उसमें फिर उनको पहचानने में उनकी मतलब कि कंपैरिजन में काफ़ी अंतर हो जाता है। इसलिए 7th एडिशन में शून्य की जगह एम्परसेंड चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ठीक है, याद रखना है आपको। और ये क्यों किया गया है, ओ लिटरेचर जो मेन क्लास है उसमें और शून्य में क्या है कि सेम लगता है, वे दोनों सेम लगते हैं, उनमें तुलना नहीं कर सकते कि कौन सी मेन क्लास है या कौन सा शून्य फेज रिलेशन का, इसलिए एम्परसेंड 7 में किया गया है। और यही कारण है कि अंतर विषय दशा संबंध का ओ नहीं देख रहे। ओ का कारण यही होता है कि ओ स्मॉल लिखो कैपिटल लोगो, ऐसे मतलब कि मालूम नहीं चलता कि ये कैपिटल है या स्मॉल है, तो इसलिए ओ का प्रयोग नहीं किया गया। और इसी प्रकार ओ का प्रयोग टाइम आइसोलेट में भी नहीं है। ठीक है, ओ का प्रयोग होता है वो टाइम आइसोलेट में भी नहीं होता है। क्यों, इसका कारण क्या होता है कि ओ और जीरो सेम लगते हैं, इसलिए ओ का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, अब देखो पहला प्रकार का प्रश्न तो वो सीधा सीधा पूछ लेगा कि जनरल अंतर विषय दशा संबंध का प्रतीक चिन्ह है, मतलब ये प्रतीक चिन्ह पूछे जा सकते हैं। और पिछली आप एनवीएस के वीएस किसी के भी पेपर उठा के देख लेना, फेज रिलेशनों से सीधा सीधा क्वेश्चन भी आया हुआ है। दूसरा इनका क्वेश्चन देखो, आप इस सारणी को देखकर भी आपको लग रहा होगा कि जो फेज रिलेशन होते हैं, फेज रिलेशन के लिए किस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो कहते हैं। देखो आपको लग रहा होगा स्मॉल ग्रीक, ठीक है, वो स्मॉल ग्रीक नहीं, स्मॉल रोमन लेटर का प्रयोग हो रहा है यहाँ पे। किस देखो ए बी स्मॉल, बी स्मॉल, सी, ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से होता है, कॉलन क्लासिफिकेशन में फेज रिलेशन के लिए किस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया गया है, तो फिर वहां पर आपको ऑप्शन मिलेंगे स्मॉल रोमन मिलेगा या रोमन स्मॉल मान लो, तो रोमन स्मॉल है, रोमन कैपिटल मिल जाएगा, फिर तीसरा मिलेगा इंडो अरेबिक मिलेगा, चौथा मिलेगा सभी प्रकार के योजक चिन्ह। तो आपको क्या करना है वहां पर स्मॉल रोमन मतलब कि छोटे जो एबीसीडी होती है उसके अंकों का यूज किया गया फेज रिलेशन के लिए स्मॉल रोमन का। ठीक है, और जो टाइम आइसोलेट है उसके लिए किस प्रकार के चिन्हों का, टाइम आइसोलेट के लिए होता है वो कैपिटल रोमन का। ठीक है, टाइम आइसोलेट के लिए, ठीक है, टाइम आइसोलेट, तो टाइम आइसोलेट होता है उसके लिए होता है कैपिटल रोमन का। ठीक है, कैपिटल रोमन का। ठीक है, देखो दोनों में अच्छी तरीके से एग्जाम में ये दोनों ही सर्वाधिक कंफ्यूज करते हैं। फेज रिलेशन के लिए आप देख रहे हो जिस प्रकार से ये सारणी बनी हुई है पूरी, तो ये किसकी, स्मॉल रोमन लेटर की है। और जो टाइम आइसोलेट होता है उसमें ए बी सी जो हम दर्शाते हैं वो हमेशा कैपिटल रोमन से दर्शाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि कुछ अंतर विषय दशा संबंध है, इनके प्रकार तो हमने पढ़ लिए, स्तर पढ़ लिए। अब एक एक प्रकार के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। देखो पहला लेते हैं अंतर विषय दशा संबंध। ठीक है, पहला क्या है वहां पर, अंतर विषय दशा संबंध। ठीक, अंतर विषय दशा संबंध। ठीक है, अंतर विषय दशा संबंध होते हैं, उनके अंदर हम पहला लेते हैं सामान्य अंतर विषय दशा संबंध। ठीक है, अब सामान्य अंतर, देखो अंतर विषय दशा संबंध जितने भी चलेंगे ना, अंतर विषय दशा संबंध जितने भी चलेंगे उसमें क्या होगा कि हमेशा दो सब्जेक्ट के मध्य तुलना होगी या दो मुख्य वर्गों के मध्य तुलना होगी, मुख्य वर्गों के मध्य संबंध होगा, मुख्य वर्गों के मध्य अंतर होगा, मुख्य वर्गों के मध्य, ठीक है, प्रभाव वगैरह दर्शाया जाएगा, झुकाव वगैरह दर्शाया जाएगा। ठीक है, तो जो सामान्य जो दशा संबंध होते हैं, जनरल फेज रिलेशन, वो अंतर विषय वाला पढ़ रहे हैं हम, तो इसमें क्या होगा, देखो सामान्य का मतलब होता है यदि दो मुख्य वर्गों के मध्य अगर सामान्य संबंधों के बारे में अध्ययन, दो मुख्य वर्गों के सामान्य संबंधों के बारे में अगर अध्ययन किया जाए या उसका जो नंबर बनाया जा रहा है, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, सामान्य अंतर विषय दशा संबंध के अंतर आएगा। ठीक है, कि दो मुख्य वर्गों के सामान्य अध्ययन की बात हो रही है, सामान्य संबंधों को दर्शाने के लिए सामान्य दशा संबंध होते हैं। अब इसको आप एग्जाम्पल के तरीके से अच्छी तरीके से समझ सकते हो। देखो फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं जनरल रिलेशन बिटवीन जैसे कोई भी मेरी क्लास ले लो, लिटरेचर एंड लैंग्वेज ले लो, लिटरेचर एंड लैंग्वेज। ठीक है, जनरल रिलेशन बिटवीन लिटरेचर एंड लैंग्वेज की बात। देखो लिटरेचर मेन क्लास होती है वो तो ओ के अंदर आती है, और लैंग्वेज जो मेन क्लास होती है वो किसके अंदर, कॉलम क्लासिफिकेशन के पी पक्ष के अंदर आती है। तो देखो
पी और ओ अलग अलग मेन क्लासेस हैं, तो पी और ओ के मध्य अगर सामान्य संबंध को जनरल रिलेशन, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो अगर सामान्य दशा संबंध को इंग्लिश में अगर कोई टाइटल आता है तो उसमें अगर रिलेशन शब्द मिलता है ना आपको, तो हमेशा सामान्य दशा संबंध करना आपको। देखो एग्जाम में सीधा क्वेश्चन भी आता है, आपको हेडिंग मिल जाएगी सीधी सीधी कि रिलेशन बिटवीन लिटरेचर एंड लैंग्वेज किस दशा संबंध को दर्शाएगा, सामान्य, झुकाव, तुलना, भेद। तो हमेशा जो हेडिंग के अंदर अगर रिलेशन शब्द मिल रहा है आपको, देखो जनरल मिलेगा, देखो एग्जाम में आपको जनरल कभी नहीं देगा, क्योंकि वो समझता है कि जनरल को देख के अगला सीधा सीधा सामान्य करेगा, कोई दिक्कत है ही नहीं। वो आपको यहाँ पे जनरल शब्द नहीं देगा, देगा तो क्या देगा, रिलेशन। वहां पर सीधा सीधा टाइटल मिलेगा आपको, रिलेशन बिटवीन लिटरेचर एंड लैंग्वेज, कौन से दशा संबंध को दर्शाता है। फिर वहां पर ऑप्शन मिलेंगे जनरल, बायस, कंपेरिजन, डिफरेंस। तो आपको किसको दर्शाना है, अगर रिलेशन वर्ड मिलता है किसी भी टाइटल में तो आपको जनरल फेज रिलेशन को दर्शाना है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो इसके नंबर कैसे बनाते हैं कि देखो हम 6 रीप्रिंट एडिशन के अनुसार चलेंगे, क्योंकि अभी भारतीय पुस्तकालय में वही यूज हो रहा है, ठीक है। तो 6 रीप्रिंट एडिशन के अनुसार देखो इसमें जो पहले आता है उसको पहले लिखा जाता है, जो बाद में है बाद में, ठीक है। तो इसके लिए देखो ओ मेन क्लास है, ओ लिटरेचर मेन क्लास, ठीक है। उसके बाद में दशा संबंधों के लिए योजक चिन्ह के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, शून्य का प्रयोग करते हैं। अब जी जनरल फेज रिलेशन अंतर विषय वाला है, सामान्य है और अंतर विषय, तो सामान्य के लिए और अंतर विषय के लिए ए यूज हो रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम ए, ठीक है, समझ में आया। और लैंग्वेज के लिए अब अगला जो है मेन क्लास वो क्या है, लैंग्वेज। तो लैंग्वेज का लेंगे हम कॉलम क्लासिफिकेशन से। देखो मैंने मन से कुछ नहीं लिया है स्टूडेंट्स, ये जो लिटरेचर है ओ मेन क्लास है, कॉलम क्लासिफिकेशन के अंदर अच्छी तरीके से आपको मालूम होगा। ओ लिटरेचर के अंदर आता है, पी लैंग्वेज के अंदर आता है। यहाँ से हम मैंने फेज रिलेशन में से ये ए उठाया, यहाँ से सीधा सीधा यहाँ लिख दिया। जीरो योजक का चिन्ह, जीरो जो है योजक चिन्ह के रूप में फेज रिलेशन में यूज होता ही है। इस प्रकार से इसका नंबर ये बनता है, ठीक है। आपको एग्जाम में देखो नंबर बना के कभी भी एग्जाम में आपको नहीं आएगा, सीधा सीधा बस क्वेश्चन यही पुटअप होगा कि रिलेशन बिटवीन लिटरेचर एंड लैंग्वेज कौन से दशा संबंध को दर्शाएगा, जनरल है, बायस, कंपेरिजन, इनमें से आपको बताना तो किसको दर्शाएगा, जनरल को, ठीक है। इसी प्रकार देखो दूसरा बात करते हैं, दूसरा जो फेज रिलेशन है झुकाव दशा संबंध, ठीक है। झुकाव, देखो झुकाव ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं बायस, ठीक है। देखो बायस दशा संबंध होता है, देखो इसका प्रयोग कब किया जाता है, इसकी परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। जब किसी एक मुख्य वर्ग की व्याख्या इस प्रकार से की जाए, जब किसी एक मुख्य वर्ग की व्याख्या इस प्रकार से की जाए कि वो दूसरे विषय के लोगों के लिए सर्वाधिक इंपॉर्टेंट हो। समझा या नहीं समझे, देखो दोबारा से बोल रहा हूं मैं, जब किसी एक मुख्य वर्ग की व्याख्या या किसी मुख्य विषय की व्याख्या इस प्रकार से की जाए कि दूसरे विषय से जो संबंधित लोग हैं उनके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित हो, तो उनके लिए कौन से फेज रिलेशन का प्रयोग किया जाता है, झुकाव फेज रिलेशन, बायस फेज रिलेशन, ठीक है। एग्जाम में देखो अधिकांश इसी का क्वेश्चन पुटअप होता है, और इसका जो देखो परिभाषा मैंने बता दी, परिभाषा से भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इसका एग्जाम्पल की, किस जो उदाहरण है वो किस प्रकार से आएगा। देखो एग्जाम्पल के तौर पर अच्छा फेमस उदाहरण है इसका साइकोलॉजी फॉर डॉक्टर्स, ठीक है, यही ले लेते हैं, साइकोलॉजी फॉर डॉक्टर्स, ठीक है, ठीक है। साइकोलॉजी फॉर डॉक्टर, देखो इंग्लिश के अंदर मेरी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, वर्ड पे ध्यान नहीं देना, जो मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। देखो साइकोलॉजी अलग मेन क्लास है, साइकोलॉजी आती है एस के अंतर्गत, ठीक है। डॉक्टर्स आते हैं एल मेडिसिन के अंदर, किसके अंदर, एल मेडिसिन के अंदर। और देखो एस और एल दो अलग अलग मेन क्लासेस है, अंतर विषय में जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा। इसके अलावा देखो ये झुकाव जो बायस फेज रिलेशन, इसकी सबसे महत्वपूर्ण विषय, ठीक है, इसमें ये होता है कि साइकोलॉजी फॉर डॉक्टर्स है वो किस में जाएगा, बायस फेज रिलेशन में। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि कभी भी इसमें जो है कोई मतलब कि बायस कम, देखो इसमें देखो जनरल होता है, उसमें आपको मिलेगा रिलेशन शब्द, ठीक है। कंपैरिजन में कंपैरिजन मिलेगा, डिफरेंस में डिफरेंस मिलेगा, टूल में टूल मिलेगा या थ्रो शब्द मिलेगा, और इन्फ्लुएंसिंग में इन्फ्लुएंसिंग शब्द मिलेगा। जबकि बायस फेज रिलेशन एकमात्र फेज रिलेशन है जिसमें टाइटल के अंदर इस बायस शब्द से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। अब देखो एग्जाम में सर्वाधिक क्वेश्चन वो यहीं से पूछता है, सीधा सीधा ही आता है साइकोलॉजी फॉर डॉक्टर्स है वो किस प्रकार के फेज रिलेशन को दर्शाएगा।
वहां पे सीधे ऑप्शन मिलते हैं जनरल बायस, कंपैरिजन, डिफरेंस। तो आपको बायस सीधा सीधा आपको एक ही चीज याद रखो, अगर टाइटल के अंदर, अगर हेडिंग के अंदर कोई भी मतलब इस प्रकार से शब्द नहीं मिले, जनरल नहीं मिले, कंपैरिजन नहीं मिले, डिफरेंस नहीं मिले, टूल नहीं मिले, टूल की जगह थ्रो भी मिल सकता है, THROUGH, थ्रो नहीं मिले, इन्फ्लुएंसिंग नहीं मिले हेडिंग इस टाइटल के अंदर, तो आपको वहां पर बिना सोचे समझे बायस फेवरेशन कर देना है दोस्तों। आपका 100% सही आंसर जाएगा, ठीक है। जिस प्रकार से इसमें देखो बायस वगैरह कुछ नहीं दर्शाया जा रहा है ना, तो इसी प्रकार से बायस की बस इंपॉर्टेंट विशेषता ये है कि इसमें कुछ भी नहीं दर्शाया जाता बाकी स्टूडेंट को लगे कि ये बायस है या कौन सा है, ठीक है। तो झुकावात्मक दशा संबंध है ये कि अब बात करते हैं उसका नंबर कैसे बनाते हैं। नंबर तो देखो अभी पिछले जो मैंने बताई है मेन क्लासेस, उस इसमें नंबर बनेगा एस, ठीक है। क्या बनेगा इसके अंदर, नंबर क्या बनेगा, नंबर बनेगा इसमें एस, साइकोलॉजी का एस लेंगे। इसके बाद देखो हम क्या लगाएंगे, योजक चिन्ह के रूप में 6 रीप्रिंट एडिशन के अनुसार चल रहे हैं तो योजक चिन्ह के रूप में 0 लगाएंगे, ठीक। अब देखो कौन सा वाला दशा संबंध है, ये है बायास दशा संबंध, ठीक है, बायास दशा संबंध। अब बायास दशा संबंध है वो भी अंतः विषय वाला, अंतः विषय और बायास किसको रिप्रेजेंट करेगा, बी को रिप्रेजेंट करेगा। अगला जो है ये क्या है, मेन क्लास एल है। इस प्रकार इसका नंबर ये बनेगा, जो खवात्मक जो दशा संबंध है इसका नंबर बनेगा S0BL, ठीक है। अब बात करते हैं अगले दशा संबंधों की, इंपोर्टेंट है, याद रखना है। अगर हेडिंग के अंदर रिलेशन शब्द आए तो वो हमेशा जनरल सामान्य को दर्शाएगा। हेडिंग के अगर कुछ भी ऐसा फेज दशा संबंधों से संबंधित कोई वर्ड नहीं आए तो बायस को दर्शाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं तीसरा जो है हमारा कंपैरिजन वाला, ठीक है। कंपैरिजन मतलब तुलना, कंपैरिजन को बोलते हैं तुलना दशा संबंध, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, तुलना दशा संबंध बोलते हैं। मतलब कि दो विषयों के मध्य या दो मुख्य वर्गों के मध्य अगर तुलना की जाए तो इस तुलना करके संबंधों का अध्ययन किया जाए तो वो तुलना दशा संबंध कहलाता है, तुलना अंतर विषय दशा संबंध कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के माध्यम से आप इसको आसानी से समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे जियोलॉजी, जियोलॉजी एंड जियोग्राफी, जियोलॉजी एंड जियोग्राफी ए कंपैरेटिव स्टडी, ए कंपैरेटिव स्टडी, ठीक है। जियोलॉजी एंड जियोग्राफी ए कंपैरेटिव स्टडी, देखो दो अलग अलग मेन क्लासेस है। जियोलॉजी मेन क्लास है वो एच को रिप्रेजेंट करती है, जियोग्राफी जो GRA है ना, ये मीनिंग कोई मिस्टेक है तो देख लेना आप, GEOGRAPHY है, ये ज्योग्राफी है। देखो ज्योग्राफी कॉलम क्लासिफिकेशन ये किस मेन क्लास को रिप्रेजेंट करता है, तो वो करता है यू मेन क्लास को, ठीक है। ये यू मेन क्लास को, ये एच मेन क्लास को। अब देखो कंपैरेटिव वर्ड आ रहा है तो ये किस में जाएगा, ये तुलना दशा संबंध में जाएगा, ठीक है। जहां पर कुछ भी नहीं आए तो वो बायस में जाता है, और यहाँ पर देखो सीधा कंपैरेटिव, क्योंकि वहां पे या तो कंपैरिजन मिलेगा हेडिंग के अंदर या कंपैरेटिव वर्ड मिले तो ये हमेशा तुलना दशा संबंध में जाता है। तो अब इसका नंबर कैसे बनाएंगे, इजी है। देखो इसका नंबर बनाएंगे एच मेन क्लास लेंगे, 0 योजक चिन्ह के रूप में लगाएंगे, और योजक चिन्ह में 0 लगाने के बाद देखो कंपैरेटिव वाला, तो कंपैरेटिव का चिन्ह कौन सा, ये वाला है सी, अंतर विषय के अंदर सी कंपैरेटिव का, तो इसकी सी लगाएंगे, और सी के बाद में क्या होगा, ये वाला मेन क्लास में यू, ठीक है। इस प्रकार से इसको दर्शाएंगे कंपैरेटिव दशा संबंध को। जियोलॉजी एंड जियोग्राफी एक कंपैरेटिव, अगर कंपैरेटिव शब्द मिले तो हमेशा तुलना दशा संबंध में जाना, ठीक है। अब चौथा है डिफरेंस दशा संबंध, ठीक है, डिफरेंस दशा संबंध, ठीक है। डिफरेंस दशा संबंध, डिफरेंस का मतलब होता है भेद दशा संबंध, ठीक है, भेद करना। अगर दो मुख्य जो मेन क्लासेस है उनके अंदर भेद किया जाए, अंतर किया जाए, तो वो अंतर करके संबंध दर्शाए जाए तो उसको किसके अंतर्गत गिनते हैं, डिफरेंस दशा संबंध। मतलब दो मुख्य वर्गों के अंदर मेन क्लासेस के मध्य अंतर करके जो है संबंधों को दर्शाएं तो वो क्या कहलाता है, अंतर विषय दशा संबंध। जैसे फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के माध्यम से अच्छी तरीके से बायोलॉजी, बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री ए डिफरेंस, ठीक है।
ठीक है। देखो बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री ए डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस वर्ड आ रहा है आपको तो सीधा सीधा आपको डिफरेंस के अंदर जाना है, फेज डिफरेंस जो भेद दशा संबंध है। हेडिंग मिलेगी, सीधा पूछा जाएगा कौन से फेज रिलेशन में जाएगा, तो ये डिफरेंस के अंदर जाएगा। देखो बायोलॉजी अलग मेन क्लास है, बायोलॉजी के लिए आता है जी, कॉलम क्लासिफिकेशन में जी मेन क्लास बायोलॉजी को रिप्रेजेंट। अब देखो बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री के लिए ई मेन क्लास होती है, कौन सी होती है ई, और जो ये केमिस्ट्री होती है ई मेन क्लास, और केमिस्ट्री के अंदर आता है बायोकेमिस्ट्री, तो इसके लिए स्पेशल का निर्माण होता है E9G, ठीक है। देखो स्पेशल की एक बहुत अच्छी पहचान है, एग्जाम में सीधा सीधा दे भी सकता है बायोकेमिस्ट्री E9G किसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो वहां पे आएगा स्पेशल सिस्टम जो भी है, तो स्पेशल जो होते हैं उनका निर्माण वर्णक्रम विधि से होता है, सिस्टम का निर्माण कालक्रम विधि से। तो देखो ई मेन क्लास मिलेगी आपको, फिर उसके बाद में 9 मिलेगा, और देखो पहले तो मुख्य वर्ग मिलेगा मेन क्लास जिसको बोलते हैं, फिर उसके बाद में जो ये 9 है तो फिक्स 9 मिलेगा ही मिलेगा, स्पेशल की बात कर रहा हूँ, और फिर जी कोई वर्ण मिलेगा, ठीक है, क्योंकि अल्फाबेटिकली होते हैं। इस प्रकार से जो ये स्पेशल को रिप्रेजेंट कर, तो ये दोनों अलग अलग मेन क्लासेस हुई नहीं हुई, ठीक है। इसका नंबर बनाएंगे E9G, ठीक है। इसके बाद में 0 लगाएंगे, 0 के बाद देखो डिफरेंस के लिए डी होता है वो यूज करेंगे, ठीक है। डी यूज करने के बाद में जो ये जी बायोलॉजी वाला है वो ऐसा कैसा लगा देंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये नंबर बना किसका, बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री ए डिफरेंस, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं इन्फ्लुएंसिंग जो प्रभाव फेज रिलेशन, उसकी बात करते हैं, ठीक है। इन्फ्लुएंसिंग जो प्रभाव फेज रिलेशन है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। देखो टूल फेज रिलेशन छोड़ रहे हैं, क्यों, रीजन ये है कि ये 7th एडिशन का है, तो इसका नंबर थोड़ा अलग से बनेगा। अब बात करते हैं हम टूल फेज रिलेशन की, टूल फेज रिलेशन और इन्फ्लुएंसिंग की। इन्फ्लुएंसिंग है, और इसका जो होता है इंडियन होता है प्रभाव दशा संबंध, ठीक है। इसमें भी सामान्यतः इन्फ्लुएंसिंग वर्ड मिलता है, ठीक है। कौन सा वर्ड मिलता है, इन्फ्लुएंसिंग वर्ड मिलता है। और इसमें क्या होता है कि किसी के ऊपर अगर किसी मेन क्लास का दूसरे मेन क्लास के ऊपर अगर प्रभाव दर्शाया जाए, प्रभाव को दर्शाते हैं, तो किसके अंतर्गत उसको गिनते हैं, उसको गिनते हैं इन्फ्लुएंसिंग मतलब प्रभाव दशा संबंधों के अंदर, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, देखो इसका एग्जाम्पल होगा इन्फ्लुएंसिंग फॉर लिटरेचर एंड सोसाइटी, ठीक है। इन्फ्लुएंसिंग ऑफ लिटरेचर एंड सोसाइटी। इन्फ्लुएंसिंग ऑफ लिटरेचर एंड सोसाइटी, देखो लिटरेचर ओ मेन क्लास के अंतर्गत आता है, सोसाइटी है सोशियोलॉजी में जाएगा, तो कॉलम क्लासिफिकेशन में जो सोशियोलॉजी वो किसको दर्शाता है, वो वाई को दर्शाता है, ठीक है। ये वाई मेन क्लास के अंतर्गत जाएगा। और जो इन्फ्लुएंसिंग का उसके लिए कौन सा यूज होता है, जी। देखो नंबर है, इजी है बनाना, कोई दिक्कत है नहीं। तो देखो इसका नंबर बन जाएगा, किसे बनेगा इसका नंबर बन जाएगा वाई पहले आएगा। इसमें जो होता है कि जिसके ऊपर जो प्रभाव होता है ना, जो प्रभावित विषय होता है उसका नंबर पहले, तो इसमें सोसाइटी प्रभावित है, मतलब कि साहित्य का समाज के ऊपर प्रभाव, इसका हिंदियत करेंगे तो ये होगा साहित्य के ऊपर समाज का प्रभाव, ठीक है। तो प्रभावित कौन हो रहा है, समाज हो रहा है, तो समाज सोशियोलॉजी वाई में जो मेन क्लास वो पहले आएगी। फिर 0 यूज करेंगे, इन्फ्लुएंसिंग के लिए जी यूज करते हैं तो वो जी यूज करेंगे, ठीक है। लिटरेचर के लिए किसका यूज करते हैं, इस प्रकार इन्फ्लुएंसिंग ऑफ लिटरेचर एंड सोसाइटी, इसका नंबर बनेगा वाई 0, ठीक है। अब बात करते हैं टूल फेज रिलेशन की, किसकी बात करते हैं, टूल फेज रिलेशन। टूल को बोलते हैं उपकरण दशा संबंध, ठीक है। क्या बोलते हैं, उपकरण दशा संबंध, ठीक है। इसके लिए देखो इसका प्रयोग हुआ वो 7th एडिशन में पहले बता चुका हूँ, n% जो चिन्ह है उसका यूज होगा, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है वो है, जैसे एग्जाम्पल लिटरेचर थ्रू आर्ट, लिटरेचर थ्रू आर्ट ए न्यू अप्रोच लिटरेचर थ्रू आर्ट ए न्यू अप्रोच ऑफ फ्रेंच लिटरेचर थ्रू आर्ट ए न्यू अप्रोच ऑफ फ्रेंच लिटरेचर। कौन सा है, फ्रेंच लिटरेचर, ठीक है।
फ्रेंच लिटरेचर की बात हो रही है। देखो अब इसमें मेन क्लास देखो लिटरेचर मेन क्लास आ रही और देखो थ्रो वर्ड आता है। मैंने कहा था टूल फेज रिलेशन हमेशा थ्रो को दर्शाएगा। अगर टाइटल के अंदर आपको थ्रो वर्ड मिले तो टूल फेज रिलेशन करना है। लिटरेचर मेन क्लास है, उसके लिए कौन सा यूज करते हैं हम ओ। अब बात करते हैं फ्रेंच लिटरेचर। देखो फ्रेंच का जो नंबर है वो लैंग्वेज आइसोलेट से लेंगे तो वो नंबर बनेगा 122, ठीक है। तो इस फ्रेंच लिटरेचर जो पूरा है इसका नंबर बनेगा ओ 122, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको। ये मैंने 122 मन से नहीं लिया, कॉलम क्लासिफिकेशन की बुक से मिलेगा आपको, और रटना भी नहीं है आपको, वहाँ पे तो कोई सा भी एग्जांपल आ सकता है। दूसरा आता है देखो आर्ट। आर्ट किस मतलब फाइन आर्ट होती है, ललित कलाएं होती है, वो कॉलम क्लासिफिकेशन की जो एन मेन क्लास होती है, कौन सी होती है, एन मेन क्लास। ये किस में जाएगा, एन मेन क्लास में जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका नंबर कैसे बनेगा, इसका नंबर बनेगा पहले किसको लिखेंगे ओ, तो ओ इसके बाद में कोमा लगाएंगे, फिर 122 लिखेंगे। ये तो हो गया फ्रेंच लिटरेचर। इसके बाद उपकरण दस संबंध के लिए जो यूज होता है वो किसका यूज होता है, इसका ई का, तो एम्परसेंट लगाएंगे, ई का यूज करेंगे, ई के बाद में एन लिखेंगे, ठीक है, एन। इस प्रकार से इसका नंबर मिलेगा। अब देखो ये जो ओ के बाद जो मैंने कोमा लगा करके 122 लिखा है, तो 122 किसको मतलब पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है, और ये मेन क्लास को। अब देखो इसके मध्य मैंने कोमा लगाया, इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो 6th रीप्रिंट एडिशन होता है कॉलम क्लासिफिकेशन में, उसमें मेन क्लास के साथ अगर पी पक्ष जुड़ता है तो वो सीधा जुड़ता है, मतलब कोमा की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो 7th एडिशन है उसमें जो मेन क्लास के साथ अगर पी पक्ष व्यक्तित्व पक्ष जुड़ता है तो उसके लिए कोमा अनिवार्य किया गया है, और जो टूल फेज रिलेशन है वो 7th एडिशन में जोड़ा गया है। इस कारण मैंने ओ इसका ओ कोमा 122 नंबर बना है। अगर ये 6th रीप्रिंट के अनुसार नंबर बनता तो वो बनता ओ 122, ठीक है, ये सीधा नंबर बनता। तो ठीक है, इस प्रकार से हमको ध्यान रखना है। और जो मैंने आज ये फेज रिलेशन करवाए हैं उनके बारे में जो है 100% एक क्वेश्चन है एग्जाम में, 100% ही आएगा। कैसा भी क्वेश्चन आपको किसी प्रकार से घुमा करके पूछ सकता है आपको। तो दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।